हेलो, यूट्यूब चैनल के थार क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। इतिहास की मैराथन क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए आज हमारा ये टॉपिक है राजनीतिक आंदोलन पीरियड कौन सा है 1907 से 1915 के बीच। 1907 से 1915 के बीच भारत के ब्रिटिश से भारत और ये जो परतंत्र भारत था, गुलाम भारत था, उसमें घटनाएं जो घटित हुई थी उसको हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक संदर्भ में यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। आपको मैं बता देना चाहूंगा कि इससे पहले कोई इस प्रकार से कोई संगठित राजनीतिक आंदोलन प्रारंभ नहीं हुए थे। अब इस पीरियड के दौरान 1960 के बाद भारत के अंदर उदारवादी आंदोलन के साथ साथ क्रांतिकारी आंदोलन भी प्रारंभ हो गए थे। इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। ये जो वीडियो है ये हम यहाँ पे जो इस थार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में यहाँ पे विषयों से संबंधित रुचि उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। यदि आपकी विषय से संबंधित रुचि उत्पन्न हो गई तो फिर आपको विषय पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, आपकी रुचि बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली आपका जो ज्ञान का स्तर है वो इंक्रीज होना प्रारंभ हो जाएगा। तो यहां पर मैं जो इतिहास के बारे में आप लोगों की रुचि को बढ़ाने का प्रयास करूंगा और साथ ही साथ जब रुचि बढ़ जाएगी तो आपके जो लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं उनको आप फतेह कर दोगे, समय पे कर दोगे। इसी के साथ आज हम इतिहास की मैराथन का ये जो टॉपिक राजनीतिक आंदोलन है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीतिक आंदोलन का जो पीरियड 1907 से 1915 के बीच का जो काल था उसका अध्ययन हम यहाँ पे करने वाले हैं। पहले वाले वीडियो से थोड़ा कनेक्ट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। पहले हम कांग्रेस का विभाजन पढ़ा था। पहले वाला जो हमारा वीडियो है इतिहास मैराथन का, आधुनिक भारत के इतिहास की जो मैराथन क्लासें चल रही है उसका जो पहले वाला वीडियो है उसको हम इसमें जोड़े तो पहले हमने कांग्रेस का विभाजन कर दिया था। कांग्रेस का 3 भागों में विभाजन हो गया था। आज हम कांग्रेस का विभाजन तो चलता ही रहेगा साथ साथ में, और इन विभाजनों के साथ साथ और क्या क्या गतिविधियां हुई थी तथा कुछ मुख्य व्यक्तित्व का अध्ययन यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे 1907 की जो एक गतिविधि हुई थी उनके बारे में अध्ययन करेंगे। वो थी नंबर 1 पे हम अध्ययन करेंगे कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन तथा कांग्रेस में फूट। कांग्रेस में फूट। देखो, मैं बता देना चाहूंगा कि ये जो अधिवेशन हुआ था वो 1907 का अधिवेशन था। कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन था वो 1907 का था। अब ये जब अधिवेशन हुआ था तो कांग्रेस के अंदर प्रमुख रूप से 2 विचारधारा के लोग विद्यमान थे। 1907 का जो कांग्रेस का दिसंबर में जो अधिवेशन होता था, प्रत्येक साल 1885 से दिसंबर में जो अधिवेशन होता था उसका हर साल स्थान व अध्यक्ष बदलते थे। तो 1907 का जो अधिवेशन था पहले वो नागपुर में डिसाइड किया गया था। तो फिर नागपुर कांग्रेस के जो कुछ उदारवादी नेता थे, जो प्रमुख नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले है, दादा भाई नौरोजी है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, दिनेश वांसा है, फिरोज शाह मेहता है, इस प्रकार के जो सीनियर लीडर्स थे उन्होंने देखा कि नागपुर है वो ग्रमपंथियों का एक गढ़ है, तो यदि इस प्रकार का अधिवेशन वहां पे करेंगे तो ये जो कांग्रेस का अधिवेशन है ये कहीं दूसरी ओर मुड़ जाएगा, तो फिर इसमें कुछ वाद विवाद होने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो फिर वहां पे तत्काल समय में नागपुर से उसको सूरत में शिफ्ट कर दिया गया था। सूरत में ये कहां पे हुआ था? ये सूरत में ताप्ती नदी के किनारे, ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। अच्छा, फिर 1906 में हमने पढ़ा था कि 1906 के अंदर भी कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें भी ग्रमपंथ और नरमपंथ लोगों के बीच में अध्यक्ष पद के
अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया। सेम यहां पर भी ऐसा ही हुआ। गर्मपंथी लोग क्या चाहते थे? गर्मपंथी लोग चाहते थे, गर्मपंथी चाहते थे लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना। लेकिन लास्ट फिर हुआ क्या, नरमपंथियों का वर्चस्व कुछ ज्यादा था, तो उनके वर्चस्व के कारण रास बिहारी बोस को क्या अध्यक्ष बना दिया गया था। नरमपंथी ने किसको बना दिया? रास बिहारी बोस को। रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बना दिया गया। अभी गर्मपंथी और नरमपंथी दोनों विचारधाराओं के मध्य टकराव उत्पन्न हो गया था। क्या हुआ था कि गर्मपंथी के लोग, उनकी 4 मांगे थी जो कि नरमपंथी सिर्फ बंगाल के अंदर लागू करना चाहते थे, शेष भारत में लागू करने के समर्थन में ये लोग नहीं थे। क्या थी वो मांगे इनकी थी? एक थी स्वराज। क्या थी? एक थी स्वराज। नंबर दो थी स्वदेशी। नंबर 3 थी बहिष्कार। और नंबर 4 थी राष्ट्रीय शिक्षा। क्या थी? राष्ट्रीय शिक्षा। अब ये चारों की चारों मांगे गर्मदल के जो नेता थे लाल बाल पाल व अरविंदो घोष, ये चाहते थे कि ये चारों जो मांगे थी उनको 1907 के जो कांग्रेस का अधिवेशन शुरू में होने वाला था उसमें ये प्रस्ताव पारित करवा करके संपूर्ण भारत में इसका प्रचार प्रसार किया जाए। लेकिन ये लोग इसके पक्ष में नहीं थे, तो दोनों के बीच में विवाद खड़ा हो गया। क्या हो गया? विवाद खड़ा हो गया। सूरत के अंदर ये अधिवेशन चल ही रहा था। कोई अननोन पर्सन ने, कोई अननोन व्यक्ति था, उन्होंने क्या किया, जूता पंडाल पे फेंक दिया। जहां पे पंडाल के ऊपर, जो मंच के ऊपर फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी बैठे थे, जो मुख्य नेता थे, वो बैठे थे, तो उनके जाकर के वो जूता लग गया। बस इतनी ही देर में इन्होंने बहुत बड़ा वाद उत्पन्न हो गया और लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो गया, और इस लड़ाई झगड़े और विरोध के कारण इनका बहिष्कार कर दिया गया। गर्मपंथियों का ये नरमपंथियों ने क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। बोल तुम इधर कांग्रेस के अधिवेशन से बाहर चले जाओ। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा टकराव उत्पन्न हो गया था। तो टकराव उत्पन्न होने के कारण यहीं से कांग्रेस के अंदर गर्म और नरमपंथ के जो लोग थे उन दोनों के मध्य क्या हुआ था? विरोध उत्पन्न हो गया था और विभाजन हो गया था। यही तो है कांग्रेस में फूट, यहीं पे कांग्रेस में फूट पड़ गई। वो बोलते हैं कि इस फूट का, इस प्रकार की परिस्थिति अंग्रेज चाहते ही थे। क्या? इस प्रकार की परिस्थिति अंग्रेज चाहते ही थे। तो मार्ले, जो मिंटो यहाँ के जो वाइसराय थे, उसने मार्ले, जो भारत का सचिव, जो ब्रिटेन के अंदर बैठा था, भारत का सचिव मार्ले ब्रिटेन में बैठा था, उसको भारत के वाइसराय यानी गवर्नर जनरल ने, मिंटो ने क्या, एक लेटर भेजा और उन्होंने बोला कि कांग्रेस सूरत के अंदर लड़खड़ा करके गिर रही है और ये हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। क्या बोला? बोले ये हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। एनी बिसेंट इस मैटर के ऊपर, इस मामले पे बहुत दुखी भी हुए थे और उन्होंने ये इस प्रकार जो गतिविधि आपस में जोड़ने का भी भरपूर प्रयास किया, लेकिन नहीं जुड़ पाया। यहां पर हमने कांग्रेस का विभाजन और कांग्रेस के अंदर फूट का अध्ययन यहाँ पे कर दिया। उसका कारण भी हमने पढ़ लिया। पहले वाले वीडियो में भी हमने कारण उनके पढ़े थे और यहाँ पे भी पढ़े हैं। इस प्रकार कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। अभी एक प्रमुख व्यक्तित्व थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। बाल गंगाधर तिलक, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि बाल गंगाधर तिलक गर्म दल के नेता थे। गर्मपंथी कौन थे? ये गर्मपंथी थे। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1856 में हुआ था। अच्छा, इनकी जो विचारधारा क्या थी? इनकी विचारधारा थी लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को आपस में भावनात्मक रूप से जोड़ा जाए, उनमें जागृति पैदा की जाए, लोगों को भावनात्मक रूप से संगठित किया जाए,
एक थोड़ा सा इतिहास में हम ये भी अध्ययन करते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र के अंदर 1893 के अंदर गणेश उत्सव मनाने पे पुरजोर बल दिया था। कब? 1893 में। 1893 में गणेश उत्सव है, गणेश उत्सव। और 1896 में क्या किया उन्होंने? शिवाजी उत्सव। शिवाजी उत्सव क्यों मनाने पर बल दिया? ये एक राजनेता थे, इन्होंने धार्मिक पक्ष में ये क्यों चले गए थे? इन्होंने गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव मनाने पर बल क्यों दिया? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जानते थे कि तत्काल समय में लोगों के मध्य शिक्षा का स्तर बहुत लेवल था, जो स्तर था वो कम है, और शिक्षा के माध्यम से जोड़ना तो इतना पॉसिबल नहीं है। आने वाले भविष्य के अंदर ऐसा पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन तत्काल समय में इस प्रकार का हम संगठित लोगों को नहीं कर सकते। तो उन्होंने सोचा कि लोगों की जो भावनाएं गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव पर ज्यादा है, तो फिर बाल गंगाधर तिलक उधर वही रास्ता पकड़ लिया और ये राष्ट्रीय मतलब महाराष्ट्र के अंदर ये गणेश उत्सव शिवाजी उत्सव मनवाना प्रारंभ कर दिया गया। तो लोगों को संगठित करना प्रारंभ कर दिया गया इन उत्सवों के माध्यम से। संगठित करके जब एक मंच पे आना प्रारंभ हो गया तो उनको बाल गंगाधर तिलक ने उनको अपने अधिकारों के बारे में बताना शुरू किया और लोगों को जनजागृत करना प्रारंभ कर दिया गया था। इस प्रकार से बाल गंगाधर तिलक का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक का और क्या क्या योगदान है? देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ में बाल गंगाधर तिलक 1897 की यदि घटना देखें तो 1897 के अंदर भारत के अंदर क्या प्लेग फैल गया था। 1897 में वर्तमान अभी जो कोरोना फैला था वैसे ही प्लेग एक बीमारी फैली थी 1897 में। उसमें जो अंग्रेज अधिकारी थे वो भारतीयों के घर जबरदस्ती घुस करके उनके साथ अत्याचार अन्याय करते थे। तो इस चीज का उन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र के माध्यम से, अपने समाचार पत्र के माध्यम से, अपने अखबार के माध्यम से लोगों को बताना शुरू कर दिया। तो फिर ब्रिटिश वहां पे जो एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एस्टर्ड, इन दोनों की चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी, क्योंकि ये भारतीयों के घर में घुसकर के अत्याचार और अन्याय कर रहे थे, उनके साथ दुष्कर्म कर रहे थे। तो इनसे गुस्साए वो चापेकर बंधु थे, उन चापेकर बंधुओं का नाम था एक दामोदर और बालकृष्ण चापेकर। उन दोनों अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। तो फिर ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोह का मुकदमा चला करके 18 माह की जेल भेज दिया गया था। पहली जेल बाल गंगाधर तिलक की वो पहली जेल थी, 1897 के अंदर उनको दी गई थी 18 माह की। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस की सदस्यता प्राप्त कर ली। फिर कांग्रेस के अंदर उनका प्रवेश हो गया था और गर्मपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे, तो इन्होंने फिर आगे अपना राजनीतिक कैरियर प्रारंभ किया था। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक के जो ये गर्मपंथी, इस प्रकार से नरमपंथी गर्मपंथियों के मध्य जो विवाद उत्पन्न हो गया था, इसमें अंग्रेजों ने क्या किया, नरमपंथियों को तो अपने नजदीकियां कम करवा ली, अपनी तरफ अपने समर्थन में ले लिया और गर्मपंथियों को दूर करना प्रारंभ किया, इनको बीच में छूट डालने का प्रयास किया गया था। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाल गंगाधर तिलक पर एक राजद्रोह का मुकदमा चला करके 1908 के अंदर 6 साल की जेल की सजा सुना दी गई थी और बर्मा में मांडले जेल बाल गंगाधर तिलक को भेज दिया गया था। अब मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था वो अध्ययन करेंगे। मांडले जेल के अंदर एक गीता रहस्य नाम की एक पुस्तक लिखी थी। क्या? गीता रहस्य। एक और पुस्तक उन्होंने लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। ये 2 पुस्तकें बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल के अंदर लिखी थी और बाल गंगाधर तिलक ने अपने राजनीतिक कैरियर के दौरान उन्होंने 2 समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया था। एक समाचार पत्र था मराठा। कौन था? मराठा। उसको जो मराठा समाचार पत्र था उसको इन्होंने साप्ताहिक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम में निकाला था। अंग्रेजी माध्यम
इनका इस मराठा का जो मीडियम था वो अंग्रेजी था और ये था साप्ताहिक। इसके बाद दूसरा था केसरी। केसरी को उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर निकाला था। महाराष्ट्र यानी मराठी भाषा में, मराठी भाषा में ये जो था वो दैनिक था। इन्हीं के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने लोगों को जनजागृत करने का प्रयास किया। इन्हीं के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को क्रिटिसाइज किया, आलोचना की थी और इसके परिणाम स्वरूप बाल गंगाधर तिलक को 2 बार जेल भी जाना पड़ा था। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक को जेल भेज दिया गया था। कब? बाल गंगाधर तिलक की जेल हो गई 1908 से 1914 तक, मतलब 6 साल बाल गंगाधर तिलक कहाँ रहे थे? जेल में रहे थे। इसी के दौरान वहां पे उन्होंने 2 ये पुस्तकें लिखी थी, गीता रहस्य नामक पुस्तक और आर्टिक होम ऑफ द आर्यंस नामक पुस्तक वहां पे लिखी थी। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक के बाद लाला लाजपत राय राजनीति से संन्यास लेकर के विदेश चले गए थे। अरविंदो घोष से गुजरात में शिफ्ट हो गए थे, उन्होंने भी राजनीति से संन्यास ले लिया था। इस प्रकार गर्म दल के विचारधारा के जो लोग थे, लाल बाल पाल और अरविंदो घोष का अस्तित्व यानी राजनीतिक कैरियर यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और फिर ये जो नरम दल के राजनेता थे, इनका वर्चस्व बढ़ जाता है और इनकी जो उदारवादी मांगे थी, संवैधानिक तरीके से उन्होंने मांगे उठाई थी, उन मांगों को 1909 में अंग्रेजों ने 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम के माध्यम से उनको लागू किया गया था। उनकी बातों को, उनकी मांगों को माना गया था, लेकिन अल्टीमेटली अंतिम जो शक्ति थी वो गवर्नर जनरल के हाथ में ही रखी गई थी। इसके बाद हम देखेंगे कि 1909 का अधिनियम को यहाँ पे पढ़ेंगे। कौन सा? 1909 का अधिनियम। अब ये अधिनियम क्या था 1909 का? इसको मार्ले मिंटो अधिनियम भी बोलते हैं, क्योंकि मार्ले जो थे वो भारत के सचिव थे, जो कहाँ पे रहते थे? ब्रिटेन की संसद में रहते थे, और मिंटो यहाँ के वायसराय गवर्नर जनरल थे। तो इसको मार्ले मिंटो अधिनियम भी बोलते हैं। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909, इसको भारत शासन अधिनियम भी बोला जाता है। अब 1909 का अधिनियम क्यों लाया गया था? इसके पीछे बहुत बड़ा एक राजनीतिक और एक कूटनीतिक चाल भी थी कि 1892 का जो अधिनियम लाया गया था, उस 1892 के अधिनियम से ये जो नरमपंथी के जो लोग थे वो नाराज थे, ये विरोध करते थे। तो फिर अंग्रेजों ने इनकी बातों को, इनकी आवाजों को एक औपचारिक तरीके से सुनना तथा उनकी बातों को मानना और उनके अनुसार कोई नीति निर्माण करना का प्रयास अंग्रेजों ने किया था, लेकिन वास्तविक जो शक्ति थी वो गवर्नर जनरल के हाथ में ही रखी थी। इनकी मांगे क्या थी? इनकी मांगे थी कि जो विधानसभा है, उस विधानसभा में हमारा भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये मांग नरमपंथियों की थी, तो इन्होंने मांग ली। तो विधानसभा में प्रतिनिधित्व की मांग इन्होंने रखी थी क्योंकि डे बाय डे जागरूकता बढ़ रही थी और राजनीतिक जो जागरूकता है जो ब्रिटेन में चल रही थी उससे लोग वाकिफ हो रहे थे। तो उनकी तर्ज पे यहाँ पे भारत में भी बोले कि हमारा देश भारत है, उसकी जो नीति निर्माण में हमारा भी कुछ सहयोग होना चाहिए, तो विधानसभा में हमारा भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो इन्होंने विधानसभा के अंदर प्रतिनिधित्व की मांग रखी थी, तो उन्होंने प्रतिनिधित्व दे दिया था। और सदस्य संख्या में वृद्धि भी की थी। 1892 का जो अधिनियम था उसमें जो जितने सदस्य थे उनसे सदस्य संख्या में यहाँ पे वृद्धि भी की थी। लेकिन साथ में एक बहुत बड़ा बुरा उन्होंने काम किया था, वो था मुसलमानों को एक अलग से सांप्रदायिकता के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर उनको क्या दे दिया गया था? अधिकार दे दिया गया। सांप्रदायिकता के आधार पर सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया था। पृथक निर्वाचन प्रणाली यानी यहां पे मुस्लिम जमींदारों
मुस्लिमों को, जमींदारों को, व्यापारियों को आदि को, मतलब कांग्रेस के अंदर जो लोग थे उनमें से कुछ लोगों को तोड़ करके उनको विशेष अधिकार दे दिए गए थे ताकि इनके बीच में फूट पड़ जाए। उनका जो राजनीतिक संगठन जो बन रहा है कांग्रेस के नाम से, इसमें भी फूट पड़ जाए और हमको ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़े। इसलिए उन्होंने सांप्रदायिकता के आधार पर क्या दे दिया, लोगों को निर्वाचन का अधिकार दे दिया। साथ में ही वहां पे गवर्नर जनरल, जो भारत में गवर्नर जनरल थे, उनकी कार्यकारी सभा के अंदर, कार्यकारिणी के अंदर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय की नियुक्ति इन्होंने करना प्रारंभ किया। वो जो प्रथम भारतीय थे वो थे एसपी सिन्हा, प्रथम भारतीय वो थे एसपी सिन्हा थे। ये प्रथम भारतीय थे जो कि भारत के अंदर गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी उसके सदस्य निर्वाचित हुए थे, नॉमिनेट हुए थे, निर्वाचित नहीं हुए थे, नॉमिनेट यहाँ पे हुए थे। इस प्रकार ये 1909 का अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था और इसके अंदर बजट पे बहस करने का अधिकार भी दिया गया था। बजट पर बहस करना तथा प्रश्न पूछना एक लोकतंत्रात्मक सरकार की बहुत बड़ी विशेषता है। विपक्ष होता है कोई भी हो, यदि कार्यकारिणी, यदि विधानसभा या संसद का सदस्य है, उसको यदि बजट में बहस करने का अधिकार और प्रश्न पूछने का, कोई विपरीत प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया जाए तो एक लोकतंत्र सशक्त होता है, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं। तो ये भी अधिकार उन्होंने दे दिया गया, लेकिन प्रश्न पूछ सकते थे, किसी भी प्रकार का संशोधन ये नहीं करवा सकते थे। इस प्रकार कितने भी मेजोरिटी में आ जाए, इतना मेजोरिटी तो दिया भी नहीं था, इतनी सदस्य संख्या भी नहीं थी, लेकिन सदस्यता दे दी गई थी। लेकिन बहुमत यदि देखा जाए तो अंग्रेजों के अधिकार के क्षेत्र में था और अंतिम जो शक्ति थी, यदि वाद विवाद हो गया तो अंतिम शक्ति गवर्नर जनरल के हाथों में थी। तो फिर भारतीयों के पास किसी भी प्रकार का कोई वैसे औपचारिक रूप से या अंतिम रूप से देखा जाए तो कोई अधिकार यहाँ पे प्राप्त नहीं हुआ था। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि 1909 का अधिनियम हो गया। इसी के साथ साथ 1907 के पीरियड, 1907 से 1915 का जो पीरियड था, उसके बीच में एक तरफ तो नरमपंथी गरम दल के नेता थे, उनको जब अंग्रेजों को पता चला, उनको पकड़ करके गिरफ्तार करके किसी को जेल दे दिया, किसी को यातनाएं दी, तो वो राजनीतिक करियर अपना समाप्त कर दिया। लेकिन साथ ही साथ एक गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियां भी प्रारंभ हो गई थी। क्या हो गई थी? क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ हो गई थी। अंग्रेजों को पता नहीं चले, गुप्त रूप से ये क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ हुई, क्योंकि जब पता चल जाएगा तो निश्चित रूप से उनको गिरफ्तार कर लेंगे। तो फिर ये गुप्त रूप से चली। तो सबसे पहले 1907 में एक अनुशीलन समिति का गठन हुआ था। कब है? 1907 के अंदर प्रथम समिति है ये अनुशीलन समिति। ये अनुशीलन समिति है, ये प्रथम क्या है? प्रथम क्रांतिकारी संगठन है, क्रांतिकारी संगठन है। जब कई बार पूछा जाता है कि भारत के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों का वर्णन कीजिए, तो उसमें प्रथम जो समिति है 1907 में, ये है अनुशीलन समिति। इस समिति का जो गठन किया गया था, उस गठन में प्रमुख रूप से इसका गठन बंगाल के क्रांतिकारी हैं, उनका नाम है वारिंद्र कुमार घोष। कौन थे? वारिंद्र कुमार घोष। वारिंद्र कुमार घोष ने इसका गठन किया था। और साथ में जो एक व्यक्ति और थे, उसका नाम है भूपेंद्र दत्त। भूपेंद्र दत्त। इन दोनों ने मिलकर ये प्रथम अनुशीलन समिति, क्रांतिकारी संगठन का जो ऑर्गेनाइज किया था, संगठित किया था। इसके अलावा कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां और भी हुई थी। वो है, एक था मुजफ्फर बम कांड। कब था? मुजफ्फर बम कांड। मुजफ्फर बम कांड। मुजफ्फर बम कांड क्या था कि 30 अप्रैल 1908 को, 30 अप्रैल 1908 ये तिथि, और ये इस प्रकार से
मुजफ्फर कांड कब हुआ था? ये 1908 में हुआ था। ये क्या था? ये क्रांतिकारी गतिविधि थी। इसमें क्या किया गया था? इसमें बिहार के मुजफ्फर जिला, बिहार के मुजफ्फर में वहां का एक जज थे। जज का नाम क्या था? उस जज का नाम था किंगफोर्ड। क्या नाम था? जज किंगफोर्ड। ये किंगफोर्ड थे। इनकी हत्या रचने का असफल प्रयास हुआ था। हत्या करने के लिए बम का इस्तेमाल किया गया था। उस बम के अंदर वहां की एक अंग्रेज जो महिला थी वो श्रीमती कैनेडी तथा उसके पुत्र मारे गए थे। ये जो जज थे वो बच गए थे। जो एक अंग्रेज महिला थी जिसका नाम था कैनेडी और उसका पुत्र उनकी सीध में आ गए थे और उस बम के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके मृत्यु, उस जो बम था जो ब्लास्ट किया गया था उसमें 2 लोगों को फांसी की सजा हुई थी। उसमें प्रफुल्ल काकी खुदीराम बोस जो पकड़े गए थे उनकी उसमें फांसी की सजा उनको सुनाई गई थी। जो खुदीराम बोस है वो मात्र 15 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 15 वर्ष के थे, जिनको फांसी की सजा दे दी गई थी। और प्रफुल्ल चाकी ने अपने को गोली मार दी थी। उसके बाद एक क्रांतिकारी गतिविधि और हुई थी, वो है अलीपुर षड्यंत्र। नंबर 1 तो ये था क्रांतिकारी जो संगठन बना था। नंबर 2 ये था मुजफ्फर बम कांड था। और नंबर 3 आगे करें तो अलीपुर षड्यंत्र। अलीपुर षड्यंत्र में क्या हुआ था? देखिए, अलीपुर षड्यंत्र है वो 1908 में हुआ था। हम इस पीरियड की क्रांतिकारी गतिविधियों का अध्ययन यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रम दल के कारण, ग्रम दल की विचारधाराओं से लोग कुछ और भी प्रोत्साहित हो गए थे। इन्होंने गुप्त रूप से इस प्रकार की गतिविधियां प्रारंभ कर दी। अंग्रेजों की करतूतों के विरुद्ध इन्होंने इस प्रकार के रिएक्शन आए थे भारत के अंदर। तो हम 4 नंबर पे अलीपुर जो षड्यंत्र है उसका पढ़ेंगे। उसमें क्या हुआ था? उसमें यहाँ पे बम और बारूद का इस्तेमाल यहाँ पे प्रारंभ हो गया था। इसमें हुआ क्या था कि वहां पे एक वारिंद्र कुमार घोष व 34 लोग उस केस में, वो जो अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ उसमें कैद किए गए थे। क्यों? उसमें एक मानिकतला में क्रांतिकारी निवास स्थान मीरकपुर में पुलिस ने छापा मारा। यहां से बम बारूद आदि क्या हुआ था? बम बारूद यहाँ पे जब्त किए गए थे। और इसमें 34 लोग तथा वारिंद्र कुमार घोष वही हैं जो अनुशीलन समिति का गठन किया था। इनको यहाँ पे गिरफ्तार किया गया था। और इन क्रांतिकारी घटनाओं से ब्रिटिश सरकार बहुत चिंतित हो गई थी। प्रतिक्रिया स्वरूप उसको दबाने के लिए एक ब्रिटिश सरकार ने विस्फोटक अधिनियम 1908। अब इस प्रकार की ये क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ हो गई थी। क्या हुआ था? इस प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियां भारत के अंदर प्रारंभ हो गई थी। तो फिर ब्रिटिश सरकार चिंतित हुई और चिंतित होने के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 3 अधिनियम पारित किए थे। एक पहला अधिनियम था विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908। पहला विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908। एक अधिनियम तो ये था। एक फिर और क्या हो सकता है? ये क्रांतिकारी क्या कर रहे थे? एक तो विस्फोटक पदार्थों का इस्तेमाल करके ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिला रहे थे। और फिर क्या कर रहे थे? और ये कर रहे थे समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहे थे और ब्रिटिश सरकार की आलोचना कर रहे थे। तो इस पे अंकुश लगाने के लिए उन्होंने समाचार पत्र अपराध प्रेरक अधिनियम 1900। नंबर 2 क्या था? समाचार पत्र अधिनियम 1908 एक ये लागू कर दिया गया था। इसको पारित कर दिया गया ताकि समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को भड़काने की कोशिश नहीं करे। यदि कोई करेगा तो इस अधिनियम के माध्यम से उनको देशद्रोह का मुकदमा चला करके उनको जेल या फिर फांसी की सजा सुनाई जा सकती थी। दूसरा था राजद्रोहात्मक सभा निवारण अधिनियम। और लोग क्या कर रहे थे? उसी समय विभिन्न प्रकार जगह जगह पे सभाएं आयोजित कर रहे थे। तो सभाएं आयोजित कर रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे। यानी भारत के संदर्भ में देखा जाए तो लोगों को जागृत कर रहे थे। और यदि अंग्रेज ब्रिटिश सरकार के संदर्भ में देखें तो भड़का रहे थे। तो इस चीज पे नियंत्रित पाने के लिए उन्होंने एक अधिनियम और लगाया था, राजद्रोहात्मक सभा
राजद्रोहात्मक सभा निवारण अधिनियम, निवारण अधिनियम 1908, ये 3 अधिनियम पारित कर दिए थे ब्रिटिश सरकार ने। अब 3 अधिनियम आप देखो तो 1878 यानी 1878 के अंदर 3 अधिनियम आए थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, इल्बर्ट बिल जो विवाद में रहा था एक वो आया था। इस प्रकार पहले भी आए थे ऐसे बिल, और इसमें इस दौरान भी इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को देख लिया था और क्रांतिकारी क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर रहे थे उसके विरुद्ध ये 3 बिल उन्होंने लागू कर दिया गया था क्रांतिकारी गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। जब ये 1960 में बिल लाया गया था तो फिर इन्हीं बिलों के आधार पर बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की सजा दी गई थी जो मांडले जेल गए थे। वो 1908 समाचार पत्र अधिनियम, इसके माध्यम से बाल गंगाधर तिलक लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रहे थे, तो उसके आधार मान करके उनको 6 साल की सजा देकर के मांडले जेल भेज दिया गया था। इस प्रकार ये 3 राजद्रोहात्मक यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा अंग्रेज भारतीयों को दबाने के लिए, भारतीयों का अत्याचार करने के लिए, उनकी आवाजों को दबाने के लिए ये 3 बिल पारित किया गया था। अभी यहाँ पर हम देख लिया कि 1907 और 1915 के बीच में कौन कौन सी गतिविधियां हुई। थोड़ा सा हम यहाँ पे रिवाइज कर देना चाहते हैं कि कांग्रेस का संयुक्त अधिवेशन हुआ था 1907 में, और वो पहले नागपुर में प्रस्तावित था, और नागपुर नरमपंथियों का गढ़ होने के कारण उसको तत्काल समय में स्थानांतरित कर दिया गया था। वहां पे नाग ताप्ती नदी के किनारे ये हुआ था। वहां पे मंच के ऊपर जो अध्यक्ष पद का जो विवाद था उसमें गर्मपंथी बाल गंगाधर ने लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे, और नरमपंथियों ने क्या किया, नरमपंथियों ने इसको रास बिहारी बोस को वहां पे अध्यक्ष बना दिया गया था। गर्मपंथियों के द्वारा इस प्रकार की ये 4 मांगे थी, ये प्रस्तावित करवा ली गई थी। पूरे भारत के अंदर इन्होंने प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया था। इसी बीच इन्होंने 1908 के अंदर ये 3 ब्रिटिश सरकार ने अधिनियम पारित किए, और गर्मपंथियों को दबाने के लिए और ब्रिटिश सरकार के द्वारा कांग्रेस में फूट डालने का प्रयास भरपूर किया गया था, और अंत में इन दोनों में फूट भी डाल दी गई थी, और इनको तो अपने नजदीकियां कम कर ली गई, उनसे नजदीकियां बढ़ा दी गई थी, इनको तो इनका बहिष्कार किया गया था। तो इस प्रकार कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई थी, और आगे चल करके फिर 1909 का अधिनियम आया, क्योंकि नरमपंथी लोग ऐसे सुखाई उनको बोलने लगे कि आज अंग्रेज हमारे पक्ष में है। ये लोग सोच रहे थे कि अंग्रेज हमारे पक्ष में, हमारी बातों को सुनते हैं। तो ये फिर अपनी औपचारिकता निभाने के लिए इन्होंने 1909 का अधिनियम लाया, मार्ले मिंटो के नाम से जाना गया था, जिसमें 4-5 बातों को उन्होंने सुना और उनको लागू करने का प्रयास उन्होंने किया था। अंतिम शक्ति ब्रिटिश सरकार के अधीन ही थी। उसके बाद हमने बाल गंगाधर तिलक का जीवन काल पढ़ा। बाल गंगाधर तिलक ने क्या क्या अपने जीवन काल में कार्य किए थे उनके बारे में अध्ययन किया, और उसके बाद जब बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय है, अरविंदो घोष है, इनको जब गिरफ्तार कर दिया गया था, ये राजनीति से संन्यास ले लिया था, तो लोगों को जो गर्मपंथ की विचारधारा के कुछ और भी लोग थे उनको पता चल गया था कि ब्रिटिश सरकार यदि हम उनके सामने कुछ विरोध करेंगे तो हमको गिरफ्तार करके जेल में डाल देगी। तो फिर उन्होंने गुप्त रूप से क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना प्रारंभ की। उसमें 1907 में एक अनुशीलन समिति सबसे पहली प्रथम क्रांतिकारी संगठन है भारत का, और इसका वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त के अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। और उसके बाद फिर एक मुजफ्फर कांड भी हुआ था, उसके बाद अलीपुर षड्यंत्र भी रचा गया था, जो कि दोनों असफल हुए थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार को पता चल गया था कि किसी भी प्रकार से 1857 जैसी क्रांति अभी होने वाली है, तो इस चीजों को जो भारतीयों की आवाज को दबाने के लिए 3 एक्ट भी लागू कर दिए गए थे। इस प्रकार से 1915 तक का कार्यकाल इस प्रकार से गुजरा। अभी आगे वाला जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा 1915 में महात्मा गांधी का आगमन भारत में हो जाता है, और अब राजनीतिक आंदोलन किस दिशा में जाएगा। यहाँ पे जो जा रही थी यही तो राजनीतिक आंदोलन यही था, भारत के अंदर प्रथम यही राजनीतिक आंदोलन था। लेकिन ये राजनीतिक आंदोलन का हुआ क्या, परिणाम क्या निकला कि कांग्रेस को अंग्रेजों ने तोड़ दिया, या फिर कांग्रेस स्वतः ही विचारधाराओं के आधार पर टूट गई। बात एक ही थी कि अंत में लोगों के बीच में फूट डाल दी गई थी, और ये राजनीतिक विचारधारा है, ये 2 दिशाओं में गमन करना शुरू हो गया, और क्रांतिकारी संगठन भी बनने प्रारंभ हो गए थे। लोग उग्र विचारधारा उत्पन्न हो गई थी लोगों के अंदर। अब भी देखो, उग्र विचारधारा से लोगों को सबक भी मिल गया था, लोगों को पता भी चल गया था। महात्मा गांधी संपूर्ण भारत के अंदर उन्होंने दौरा भी किया था, पता चला कि इस प्रकार से खुले तौर पर यदि हम विरोध करेंगे तो ये ब्रिटिश सरकार हमारा
दमन करेगी, अत्याचार पूर्ण रवैया अपनाएगी, तो इससे अच्छा हम क्या हमारा एक दूसरा रास्ता अपनाते हैं, दूसरे रास्ते पे चलते हैं ताकि ये सफल हो जाए। तो महात्मा गांधी के द्वारा अहिंसा का सत्याग्रह का रास्ता चुना गया था, जो 1915 के बाद का अध्ययन हम करेंगे, आगे वाले वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हम आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि 1907 से 1915 की हमने राजनीतिक गतिविधियां यहाँ पे अध्ययन कर लिया है, और आगे का वीडियो हम महात्मा गांधी का आगमन हो गए, मतलब महात्मा इसको बोलते हैं गांधी युग बोलते हैं, गांधी युग का अध्ययन प्रारंभ करेंगे और 1947 तक यही युग चलने वाला है। आज हम हमारे इस वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। आप लोगों से गुजारिश है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जो कि अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके और साथ साथ मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। और आप लोग स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, योग जरूर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और स्वाध्याय कीजिए। इससे आपकी जो शिक्षा का स्तर है आप बढ़ेगा और निश्चित रूप से आपको अपनी सफलता जो आपने साध्य निर्धारित कर रखा है वो आपको हासिल होगा। इसी के साथ हमारी क्लास यहीं पे विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।